Please like and subscribe SSB News 90. दोस्तों साथियों, आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं सैयद शाहिद पाशा येट अनदर एपिसोड ऑफ नक्कारे खुदा, एपिसोड नंबर 20। और हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगा शेर के साथ कि ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। आज का प्रोग्राम है एक अहम प्रोग्राम है। आज को आपको पता है हफ्ते में 2 दिन हम प्रोग्राम करते हैं और ये 20वां एपिसोड आज हम कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूसडे को आपसे मुलाकात होगी और ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन हम ये प्रोग्राम करते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान भी होंगे और हमारे को होस्ट है इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। मैं उनको कहता हूँ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा, आज अभी बस स्टार्टिंग से ही हमारे गेस्ट हैं, इसमें मैं उनका तारुफ कराता हूँ और स्टार्टिंग से ही हम उनको ले लेते हैं ताकि फिर हम अपनी गुफ्तगू और जो भी क्लिप्स वगैरह मुझे दिखाने हैं वो हम साथ साथ चलते रहें। अंबर दानिश आज हमारे साथ हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्पेशली आप कह लें कि जो सोशल मीडिया की जो टीम है, जो सोशल मीडिया का जो काम है वो करती हैं। बाय द एजुकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और बाय द ऑक्यूपेशन जो है दरस तदरीस से इनका ताल्लुक है। लेकिन कराची के मामलात पर इनकी बहुत गहरी नज़र है और मैंने इनके बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं और व्लॉगर भी हैं ये, और बहुत सारे मैंने इनके व्लॉग देखे हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं कराची के हवाले से, इनकी गहरी नज़र है चीज़ों पर। कोई भी इशू हो, कोटा सिस्टम हो, कराची का इशू हो, कचरे का इशू हो, कराची में होने वाली नौकरियों की बंदरबाट हो, और कराची में होने वाली लोड शेडिंग से लेकर चाइल्ड अब्यूजिंग और जो भी आप कह लें कि बच्चियों की जो रैप हो रहे हैं आजकल, और इन चीज़ों में इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है। इनका व्लॉग मैं एक झलक आपको अभी दिखाता भी हूँ। तो हम अपने प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा आ रही हैं अंबर दानिश, उनको वेलकम करते हैं। अंबर दानिश, अस्सलाम वालेकुम। अंबर, कैसी हैं आप? बहुत मशहूर हूँ, तारुफ दिया। हालांकि इतनी तारीफ के मैं काबिल नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत हो सकता है अपनी वसअत के हिसाब से बात कर लेती हूँ कराची पे। जाहिर है मेरा शहर है, हम सबका शहर है। जब इसको डूबता हुआ देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो बस एक वक्त आया कि मुझे भी लगा कि अगर कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा तो मैं खुद ही बोलना शुरू कर दूँ। यहाँ शिकायत की, वहाँ शिकायत की, अपने शहर की लोगों से बात करना चाहिए। लेकिन कभी कोई आवाज़ ऐसी नहीं उभर के आई जो वाकई इस शहर के मसाइल हल कर देता। तो सोचा कि खुद ही क्यों ना मैं कैमरा हाथ में ले लूँ और बात करना शुरू कर दूँ कराची पे। जाहिर है मेरा शहर है, हम सबका शहर है। जब इसको डूबता हुआ देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तो बस एक वक्त आया कि मुझे भी लगा कि अगर कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा तो मैं खुद ही बोलना शुरू कर दूँ। यहाँ शिकायत की, वहाँ शिकायत की, अपने शहर की लोगों से बात करना चाहिए। लेकिन कभी कोई आवाज़ ऐसी नहीं उभर के आई जो वाकई इस शहर के मसाइल हल कर देता। तो सोचा कि आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आपको एको आ रहा है, एको आपकी आवाज़ रिबाउंड होकर आपके माइक से वापस आ रही है। मैं अपने देखने वालों को आपका एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ जब तक, ताकि जब तक आप अपने साउंड एको को सही कर लें, हैंड फ्री को सही कर लें। जो कि इस मुल्क का वजीर आजम है, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए इन सबको मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। ये इत्तेहाद का फॉर्मूला इन तमाम करप्ट पॉलिटिशियंस को तो समझ आ गया, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो वो कराची में मौजूदा सियासी जमातों को, जिन्होंने हाल ही में मुख्तलिफ मौक़ों पर अलग अलग दिनों में सियासी रैलियाँ निकाली, चाहे ये निकाले जाने वाली रैलियों में MQM की नए सूबे की आवाज़ वाली रैली हो, जो कि एक आईनी मुतालबा है, लेकिन MQM को भी बहुत अच्छी तरह पता है
कि इस मुतालबे को पूरा करने के लिए इनको सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है, या फिर रोडों पे लोगों की अक्सरियत की ज़रूरत है, या पाक सरज़मीन के मुस्तफ़ा कमाल जो कि निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली के लिए आवाज़ उठाते हुए जलसों में नजर आए, या फिर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब जो कि इलेक्ट्रिक मरदमशुमारी और कोटा सिस्टम पर आवाज़ उठाते हुए नजर आए, लेकिन अलग अलग वक्तों में। हालांकि आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपका हरीफ एक ही है और बहुत ताकतवर है, और ये सब पता होने के बावजूद भी अगर आज भी आप लोग मुत्तहिद नहीं होते तो फिर आपकी ये निकाली जाने वाली रैलियां अगले बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन से ज़्यादा कुछ और नज़र नहीं आते। हमें पता है कि ये जितने भी सियासी हरीफ हैं जो कि इस वक्त बगलगिर हुए हैं, जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो दोबारा से दस्ते गिरेबान नजर आएंगे अगले इलेक्शन में। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। जो ज़रूरत है इस वक्त वो ये है कि फिलहाल आप लोग अपने हरीफ के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, ताकि कम से कम तादाद में तो ज़्यादा नजर आए। और फर्ज करें इन रैलियों के बाद आप बल्दियाती इलेक्शन जीत भी जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका मेयर इस दफ़ा बाख्तियार होगा? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भी इस दफ़ा कराची की आवाम के साथ धोखा ही कर रहे हैं? जी अंबर, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, क्लियर है। दैट्स गुड, आप आवाज भी क्लियर है। ये मैंने आपका छोटा सा क्लिप चलाया क्योंकि आज का हमारा जो प्रोग्राम में डिस्कशन होगी वो इसी से मुतालिक होगी कि कराची के लोग मुत्तहिद हो पाएंगे, खास तौर पे जो कराची की बड़ी जमात जिसने मैंडेट लिया वो मुत्तहिद हो पाएगी, और अगर नहीं हो पाएगी तो फिर कराची की जो मेयरशिप का हुआ किसके सर पे बैठेगा। तो मैं चाहूंगा कि आपका ये थोड़ा सा व्लॉग जरा सा पुराना है, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पुराना है शायद। आज की सिचुएशन में और जो 2 एमक्यूएम ने प्रोग्राम किए हैं और उसके बाद जो सूबे का नारा लगाया गया और उसके जवाब में जो सिंधी नेशनलिस्ट सिम कार्ड इस्तेमाल करते हुए मैदान में आ गए, मैं नहीं चाहता कि उनकी वो वीडियो चलाओ जिसमें उन्होंने महाजिरों को गाली बकी और बदतमीजी की क्लासें दिखाई है। वजह इसकी ये है, एक सेकंड में यहाँ होल्ड करूंगा कि हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं अंजुम अलीम भाई इस वक्त लाइन पर मौजूद है, मैं पहले उनको ले लेता हूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम शाहिद भाई, आप कैसे हैं? आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है शाहिद भाई? जी जी जनाब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अच्छा रहमा, आज से हमारे साथ इंशाअल्लाह अंजुम अलीम भाई जो कि एमक्यूएम ओआरसी जापान का यूनिट देखते हैं, आजकल पाकिस्तान भी आए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह एक सीनियर अखबार भी निकालते हैं, एक समाजी रहनुमा है अपने एरिया में, बहुत माशाल्लाह इन्होंने समाजी काम किए अपार्ट फ्रॉम एनी एफिलिएशन फ्रॉम एनी पार्टी। तो आज के प्रोग्राम को भी हम इसी तरीके से हमने तरतीब दिया हुआ है कि हम एफिलिएशन पे कोई हम नहीं शो कर रहे हैं, हम किसी की सपोर्ट में नहीं ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि हम ये प्रोग्राम खालिसतन कराची की सपोर्ट में कर रहे हैं और कराची की आवाम की सपोर्ट में कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने अंबर को लिया है कि मैंने अंबर की जो गुफ्तगू देखी है और मैंने इनके बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं, मैंने एक अपने पेज पे भी चलाया था और उसकी रीच जो है वो मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख से ऊपर गई थी, और वो मुझे अच्छा लगा, इनकी गुफ्तगू भी अच्छी लगी, इनका कंटेंट बहुत अच्छा था, अंदाज़े बयान बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से एक लड़की जो कि कराची में रहती है, जो किसी बड़ी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है, जब वो अपनी आवाज़ उठा सकती है, उन्होंने वॉइस रेजर भी है ये, और इश्यूज़ के ऊपर इन्होंने बड़ी डट के बात की है और बहुत अच्छे इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ जो हमारी वोट लेने वाली पार्टियों को अपनी असेंबली में उठाना चाहिए, वो अंबर ने सोशल मीडिया पे उठाया। तो बीइंग ए महाजिर, बीइंग ए कराचीआइट और बीइंग ए एमक्यूएम का डेप्यूटी कन्वीनर, मेरी भी यही जंग रही है और मेरी जंग विद इन दी एमक्यूएम रही है। जो बातें अंबर कह रही हैं ये एक बाहर से देख रही हैं और देखने के बाद वो इन चीज़ों पर बहुत दिल गिरफ्ता है, बहुत दुखी है। और ये एक अंबर नहीं है, इस तरह की हजारों अंबर हैं जो कराची में बैठी हैं और जो अंदर से कुर्ती हैं, जलती हैं और रो रही होती हैं। फिर इसी तरीके के बहुत सारे कराचीआइट्स हैं जो कराची का सत्यानाश होते हुए देखते हैं और अंदर से जलते कुड़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी को ये हिम्मत देता है कि वो बहुत वोकल हो और वॉइस रेजर हो, उठे और उठ के अपनी आवाज उठाएं, और ना सिर्फ आवाज उठाएं, प्रीसाइजली अपने मुद्दा को बयान करें और अपने दुख का ऐलान करें। तो इसके लिए अंबर मैं आपको सलाम करता हूँ, बीइंग ए महाजिर, बीइंग ए एमक्यूएम लीडरशिप, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। मैं एक जो सिंधी कौम परस्तों का जो चल रहा है सिलसिला, उनके लिए मैंने छोटा सा क्लिप निकाला है कि वो उर्दू बोलने वालों को बड़ा
बुरा बोलते हैं और जनाब अली उनको बुरा लगता है कि हम उर्दू की बात करते हैं, वो कहते हैं हम सिंधी बन जाए, सिंधी बोले। भाई देखिए, सिंध जो है एक 2 लसानी सूबा है। सिंध की हकीकत महाजिर है, सिंध की हकीकत सिंधी है, दोनों है। दोनों किसी एक को खत्म करके नहीं रह सकते, दोनों ने ही रहना है। लेकिन ये जो लीडरशिप सिंध कार्ड यूज करती है, मैं उसके खिलाफ हूँ, और जो लीडरशिप महाजिरों की महाजिर कार्ड यूज करती है, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। हम 2 इकाइयों को सिंध में मिलजुल के रहना है। लेकिन फिर भी अगर कोई कौम परस्ती में बहुत आगे निकल जाए और उल्टी सीधी बातें करें, तो उनके लिए मैंने ये छोटा सा चंद सेकंड का क्लिप है, ये आप लोग देखें। फिर इसके बाद अंबर में आपको माइक देता। हिंद की आन बान है उर्दू और रौनक कुल जहान है उर्दू। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है, तेरी माँ की। अरे क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है, तेरी माँ की जुबान है उर्दू। वाह वाह वाह। ये आपने देखा, इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, और जाहिर बात है हमारी तो कौमी जबान है उर्दू, सिंध की आन बान है उर्दू, पाकिस्तान की कौमी जबान है उर्दू। तो बराए मेहरबानी हाथ जोड़कर मैं अपने उन सिंधी भाइयों से जो ये समझते हैं कि महाजिरों को उठा के समंदर में फेंक देंगे या कराची पे कब्जा कर लेंगे, भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सॉरी, साथ मिलकर रहेंगे, तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। जी अंबर, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप अपनी गुफ्तगू करें प्लीज। देखिए, आजकल अभी जो आपको पता है कि जो मेन इशू चल रहा है वो सूबे पे एमक्यूएम की आवाज है, क्योंकि उनकी रैली निकली थी जिसमें उन्होंने नए सूबे का मुतालबा किया था। अच्छा, अब इस पे बड़ा शोर है। एक तो जब भी नए सूबे का मुतालबा होता है जो कराची के लिए, तो एक मसला खड़ा हो जाता है लसानी फिसादात का। उसको एक लसानी फिरकावारियत का रंग दे दिया जाता है, जो समझ से बाहर है कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि देखिए, अगर एक सियासी जमात क्योंकि एमक्यूएम भी एक जो आवाज उठा रही है ना, वो एक मखसूस सियासी जमात के खिलाफ उठा रही है, जो कि पिछले 40 साल से इस सूबे पर बराजमान है और हुकूमत करती आ रही है। उनको बहुत टेन्योर्स मिले डिलीवर करने के लिए, लेकिन वो शहर कराची जो कि इस पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, जो कि सूबा सिंध का 95% रेवेन्यू खुद जनरेट करता है, जिसकी आबादी सिंध की आधी आबादी से ज्यादा है। और ये वो शहर है जिसमें पूरे मुल्क से आए हुए लोग रह रहे हैं। यहाँ पे कोई एक खास फिरके के लोग नहीं रह रहे कि हम कहें कि जी सिर्फ महाजिर रह रहे हैं तो महाजिर जो है वो सूबा मांग रहे हैं। जो एमक्यूएम की भी आवाज है वो कराची को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें या एक अलग सूबा बना दें, तो अगर वो बन जाता है फर्ज करें, तो उसमें कोई महाजिरों का फायदा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सूबा इस कराची में जितने पंजाबी रह रहे हैं, जितने बलूची रह रहे हैं, जितने पख्तून रह रहे हैं, जितने सिंधी भी रह रहे हैं, या कहीं से आए हुए कश्मीरी भी रह रहे हैं, सही है ना, हमारे कश्मीरी बहन भाई भी रह रहे हैं, हजारा के लोग भी रह रहे हैं, उन सबका फायदा है, सही है ना। क्योंकि इसकी वजह है, या तो आप इख्तियारात दे दें इस शहर को उसका जो हक है वो दे दीजिए। वो शहर जो कि 70% रेवेन्यू दे रहा है, तो उसका भी पानी पर भी उतना हक है कि वो पानी खरीद कर ना पिए, उसकी लाइन में पानी आना चाहिए। उसको भी मेट्रो, बीआरटी, ग्रीन लाइन वैसे ही मिलनी चाहिए जो कि पंजाब के शहरों को मिल रही है, जो कि पेशावर में भी मौजूद है, सही है ना। उसका इन तमाम चीजों पे हक है। उसको टूटी फूटी रोडों पे वो उसके लिए नहीं है, क्योंकि जब आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो आपका हक है कि आप जब अपनी गाड़ी में बैठ के जाएं या आप किसी बस में जाएं तो आपको रोड भी टूटी हुई ना मिले, आपकी बारिश के बाद आपकी सड़कों पे नाले ना भरे हुए हो, आपके घरों के अंदर पानी ना आ जाए। ये जब कोई कहानी सुनता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई देही इलाका है जहाँ पे ये सारे मसाइल हो गए, बारिश हुई तो पानी भर गया, सैलाब आ गया। मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये, दुनिया के 5 बड़े शहरों में आता है ये, और ये दुनिया का शायद वाहिद 5 बड़े शहरों में से होगा जहाँ पे मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। मतलब अगर आपने इस शहर को 40 साल मिलने के बाद, अच्छा वो शहर जहाँ पे ट्राम्स हुआ करती थी, वो शहर जहाँ पे सर्कुलर रेलवे सिस्टम हुआ करता था, जो खत्म हो गया, सही है ना, ट्राम्स खत्म कर दी 1960-1965 में ये सब चीजें हुआ करती थी। अगर उसी पेस से कराची तरक्की कर रहा होता 1970 के बाद से, जब से एक मखसूस हुकूमत आई है सिंध में, तो अगर वो उसको उसी तरह तरक्की पजीर करने देते जो कि मुआशी हब हुआ करता था शहर, तो आप समझ लें कि कोलालमपुर जैसे शहर के बराबर में हम खड़े होते, या न्यूयॉर्क के बराबर में खड़े होते, या बीजिंग के बराबर में हम खड़े होते और उसी तरह हम तरक्की कर रहे होते।
कराची के लोग आज रो के सड़कों पे नहीं निकले हुए होते, आज रैलियां जगह जगह नहीं निकल रही होती। एक जमाना था चले जी सिर्फ एमक्यूएम ने रैली निकाल दी, अब तो जमात इस्लामी भी रैली निकाल चुकी है, पीएसपी भी रैली निकाल चुकी है। सबकी मांग एक ही है कि कराची को उसका हक दे। कराची में डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मसला है, जो आपने जो 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसके बाद जो आपने यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से उसके इख्तियारात छीने, उसको वो दे दो भाई। नहीं दे पा रहे तो फिर तो सूबे की आवाज उठेगी ना। जब आप इस शहर को उसका हक नहीं देंगे, जो उसका जायज हक है, तो जो अगर कोई काम भी करना चाह रहा है ना, आपके सामने मेयर वसीम अख्तर है, नहीं डिलीवर कर सके वो 4 साल। उससे पहले जो एमक्यूएम की हुकूमत आई थी, बहुत अच्छा डिलीवर किया, जो मुस्तफा कमाल साहब की थी। तो काम करें जब आपको इख्तियारात मिले। जब इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो फिर इस तरह की आवाजें उठेंगी जिसमें अब आपको बगावत नजर आए, आपको लसानी फसादात नजर आए, आपको कुछ भी नजर आए। अगर आपको इन लसानी फसादात से बहुत तकलीफ है तो आप इस शहर को उसका हक दे दें। आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अमेंडमेंट्स कर दें। अब ये 18वीं तरमीम कोई सहीफा नहीं है आसमान से उतरा हुआ जिसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। हर मुल्क के जब आइन में तरमीम हो सकती है तो 18वीं तरमीम में भी बिल्कुल जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं, जो इस शहर के हिसाब से हों। मतलब अब मुझे आप बताएं कि अभी जितने भी लोग हैं, अब दोबारा से इलेक्शंस करीब आ रहे हैं कि भाई फिर एक शुरू हो जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, जो कि उनको अगर आइन के तहत किया जाए तो 60 दिन के अंदर होने चाहिए, जो कि जाहिर है पिछली दफा तो उन्होंने 5 साल बाद किए थे। मुस्तफा कमाल साहब की हुकूमत गई है तो उसके 5 साल बाद इलेक्शन हुआ है। लेट्स सी के होते हैं कि नहीं होते, लेकिन उसकी एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। हर कोई अपनी अपनी आवाज उठा रहा है। लेकिन मेरा सवाल जो मैंने अपने वीलॉग में भी किया वो ये है कि मेयर किसी का भी बन जाता है, क्या उसके पास इख्तियारात होंगे? क्या वो इसी तरह जिस तरह वसीम अख्तर साहब रोते हुए गए हैं आखिर में, क्या वो इसी तरह नहीं रो रहा होगा अगले 4 साल बाद? तो क्या फायदा है ऐसे इलेक्शन का कि आपका मेयर आता है और वो बेख्तियार हो? उसके होने का कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जो सूबाई हुकूमत है वो एक शहर पे कब्जा कर ले, उसको पावर्स ना दे वहां की लोकल गवर्नमेंट को और वो सारी चीजें ले ले। मतलब केडीए के पास जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, जो कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड था, वो आ गया। आपकी कराची बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बन गई। आपका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वो सिंध के पास चला गया। और फिर आप कहते हैं जी हमने तो इख्तियारात दिए, तो कौन से इख्तियारात थे मेयर के पास सिवाय नाले साफ करने के? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी आप मेयर से पूछे कि तुमने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया? कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट देने का इख्तियार था उनके पास? ये वाला भी सवाल है। तो ये मसला सिर्फ एमक्यूएम का नहीं है। ये मसला अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है लोकल गवर्नमेंट के, ये मसला उन्हें भी आएगा। और फेडरल में होके भी अगर वो प्रेशराइज नहीं कर सके सिंध गवर्नमेंट को इसमें इस 18वीं तरमीम में कोई चेंज करने को, तो बहुत अफसोस है कि उन्होंने जो वादे किए थे इन 2 सालों में, उसमें उन्होंने जरा सा भी कोई चेंज लाने, कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की कराची में। तो उसके बाद फिर इस तरह की आवाजें उठेंगी। तो सिंध हुकूमत अगर चाहती है कि भाई ऐसे फसादात ना फैले, तो ये बड़ी बड़ी रैलियां उनको निकालने की जरूरत नहीं है कि जी उन्होंने भी एक रैली निकाल दी, क्योंकि अगर एमक्यूएम ने और जमात इस्लामी में निकाली थी तो उन्होंने भी निकाल दी। जी फिरका वारियत हो रही है, लसानी फसादात हो रहे हैं। आप चेंजेस लाएं, टेबल पे आके बात करें। तो ये मेरा पॉइंट है। जी वेल सेड अंदर आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल उस चीज़ की बू आती है कि एक कराची होने वाले के नाते एक शहरी कितना अंदर से दुखी है। और आपने बड़ी सारी तमाम चीज़ों पर डिस्कशन की है। कुछ चीज़ों को तो मैं आपका बड़ा वजाहत के साथ जवाब देता हूँ। वजह यह है कि आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपके उठाए गए सवालात में से कुछ का जवाब जो दे सकता है वो तो दे, और कुछ रीजन हैं जो आपको बताए जा सकते हो वो आपको बताया जाए। तो मैं आपको 2 बातें इसमें बताता हूँ शुरू में कि देखिए इट्स बीन 35 ईयर्स, 35 साल हो गए हैं एमक्यूएम को कराची पे हुकूमत करते हुए, और तकरीबन इतने ही साल मुझे हो गए हैं एमक्यूएम को ज्वाइन किए। यानी 1984 में एमक्यूएम आई थी और एमक्यूएम ने बहुत धूम मचाई और बहुत ज़्यादा सीटें ली कराची की, और 1986 से ही मैं एमक्यूएम का हिस्सा हूँ। तमाम ही इलेक्शन जो हैं वो एमक्यूएम के हमने कराए और हम उसका पार्ट रहे, और मैं तमाम एमक्यूएम की बड़ी बड़ी पोजीशन पे रहा हूँ, सेक्टर इंचार्ज से लेकर इवन के मैं अभी भी लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान का डेप्यूटी कन्वीनर हूँ बाय द
इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हमारे लास्ट अभी तक हुए हैं। अच्छा, बात क्या है? बात अंबर, अगर आप इस तरफ जाएं कि चंद लोगों को आपने अपनी किस्मत का सौदा किया और उनके हवाले अपनी किस्मत कर दी, लाइक कराची वालों ने, और कराची वालों की तो किस्मत नहीं बदली लेकिन चंद लोगों की किस्मत बदल गई। तो ये जो कराची का जो मेन मसला है वो ये है कि चंद लोग जो टूटी हुई चप्पलों में और टूटी हुई मोटरसाइकिलों में आए थे, आज वो बम प्रूफ गाड़ियों में, डबल कैबिन गाड़ियों में इस कराची में घूमते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ की सड़क टूटी है, कहाँ का गटर उबल रहा है, कहाँ की झाड़ू लग रही है। इवन के जो कराची के मेयर थे, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ ताकि ये बात रिकॉर्ड पर रहे कि जब 2015 में, और आपने ये बात कही, ये बिल्कुल फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी आज तक अपने टेन्योर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। 2015 के भी जो इलेक्शन थे वो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव पे हुए थे, और अभी भी अगर इलेक्शन होंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिए हैं उसी पर होंगे। लेकिन अभी लीगली पीपल्स पार्टी ने इतने मामले को घुमा दिया है कि ये मसला जब तक जो आपका जो CCI है, यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो पाकिस्तान के बहुत बड़ा लार्जर फोरम है, इसमें यह मसला जाएगा कि आज तक जो 2017 की मरदमशुमारी हुई है, आज तक हम कहते तो है हमें कम गिना गया, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस अभी तक नहीं किया गया। अभी तक 2017 की जो मरदमशुमारी का जो रिजल्ट है या जो नोटिफिकेशन है वो नहीं दिया गया है। और जो 2017 में चूंकि इलेक्शन होने वाले थे 2018 में, तो 2017 में एक प्रोविजनल लेटर जारी किया गया जिसमें न्यू सेंसस के खद्दो ख्वाल वाजे किए गए थे। उन खद्दो ख्वाल को लेकर हम गुस्सा हैं कि उसमें हमें कम गिना गया। अच्छा, उसके बाद मेरी इलेक्शन कमीशन के काफी लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि चूंकि उस वक्त इलेक्शन सर पे थे, तो उस वक्त असेंबली ने ये पास आउट किया, करारदाद पास हुई नेशनल असेंबली से कि ये प्रोविजनल जो लेटर है इसी की बुनियाद पर डिलिमिटेशन कर दी जाए ताकि 2018 का इलेक्शन हो जाए। बट दैट वाज ओनली फॉर वंस, वो सिर्फ एक दफा के लिए था और वो हो गया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम इलेक्शन कैसे कराएं, जब तक हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, नई हल्का बंदियां नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये मैटर इस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर गया है और ये अभी कई फोरम में जाएगा, असेंबलियों में जाएगा, CCI में जाएगा, उसके बाद फैसला होगा कि मरदमशुमारी के रिजल्ट ने अनाउंस किया जा रहा। एक 5% टोकन, जिसे कहते हैं कि एक टोकन मरदमशुमारी करने का गवर्नमेंट ने इंडिया दिया था, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद नहीं हुई। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ के कराची का सत्यानाश क्यों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2015 में जब मैं डिप्टी कन्वीनर था तो डेफिनेटली हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे कराची के लिए कौन मेयर होगा, और उस वक्त 5 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए कराची के मेयर के लिए, जो कि उस वक्त बानी व तहरीक को भेजे गए। और उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई का था, दूसरा नाम उसमें एज ए डिप्टी कन्वीनर मेरा था, सैयद शाहिद पाशा, तीसरा नाम उसमें वसीम अख्तर का था, चौथा नाम उसमें अरशद वोहरा का था, और 5वां नाम उसमें रेहान हाशमी का था, जो सेंट्रल के बाद में चेयरमैन बने। तो उस वक्त ये बहस चल रही थी कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करने देगी। मेरा कहना ये था कि भाई फिर मेयर बनने का क्या फायदा, अगर हमें ये सारी लड़ाई कर दी है, जब हमें पहले से ये बात पता है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करने देगी। तो मैंने वॉलंटियरली इस बात पर अपने नाम को विड्रॉ किया, जबकि मेरा नाम नंबर 2 पे था। और फारूक सत्तार भाई पार्लियामेंट देख रहे थे, पार्लियामानी लीडर थे कौमी असेंबली में, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस जिम्मेदारी को लेने में, और ना ही वो खुद भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर थे, तो वो तो इस पोस्ट पे आना भी नहीं चाह रहे थे, और प्रोटोकॉल भी नहीं बनता था। रह जाता हूँ मैं। तो इस बात पर जब मेरी लंदन राब्ता कमेटी के कन्वीनर नदीम नुसरत साहब से बात हुई, तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे क्या करना है लोगों की बुराई लेने के लिए, जब काम ही नहीं कर सकेंगे तो आप ना लें, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन वसीम अख्तर साहब जो है वो बिल्कुल लेट गए लंदन जाकर, उन्होंने पाँव पकड़ लिए कि बस मुझे बना दे, मुझे बना दे, मुझे बना दे, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा।
बाखुदा मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये अंजुम अली भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और अहमद जिलानी, ये तमाम चीजें जानती है, आप लोग इसको सेकंड करेंगे कि ये वहां जाके बैठ गए और इन्होंने बोला जी नहीं आप मेयरशिप ले लें और मैं मेयर बनूंगा और मैं काम करके दिखाऊंगा और मैं पीपल्स पार्टी की ऐसी तैसी कर दूंगा। इस तरीके से करके इन्होंने मेयरशिप के लिए अपने नाम को ऑलमोस्ट फाइनल करवाया, लेकिन दैट वाज नॉट फाइनल, क्योंकि ये इंतखाबात हुए मेयर के जाके 2016 में अगस्त के आखिर में, जबकि 22 अगस्त को एमक्यूएम का तिया पांचा हो चुका था। आप लोगों को ये सारी बातें पता है। अब देखिए आप ये सुने कि जिस शख्स ने ये दिमाग में था कि मुझे लूट मार करनी है और जो भी पैसा मिलेगा मैं खा जाऊंगा, तो उसने तो ये करना था ना, उसने तो एक सवाल बनता है आपसे कि जितने भी पैसे क्या जब ज्यादातर जो इदारे थे वो सिर्फ हुकूमत के ही हाथ में हैं, तो फिर कितने इख्तियारात होंगे इनके पास जिनके पैसे इन्होंने खाए होंगे। एक सवाल, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वही बात जो मैं अभी आपने जो मेरा एक वीलॉग चलाया जिसमें मैंने बहुत ज्यादा इत्तेहाद की बात की कि इस वक्त जो भी हमारे आपसी मसाइल हैं सबके, मैं सिर्फ एमकेएम की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं जमात इस्लामी की भी बात करूंगी, यहाँ मैं मुस्तफा कमाल साहब जिनकी पीएसपी मैं उनकी भी बात करूंगी कि अगर आपको पता हो कि आपका हरीफ एक है जिसने इस शहर की ऐसी की तैसी की है, बिल्कुल बहुत स्लैंग वर्ड मैंने यूज करा है और बहुत कोशिश करी कि इससे ज्यादा बुरा यूज ना करूं, तो उसके खिलाफ आप सबको मुत्तहद होना पड़ेगा। जो हो गया है इस वक्त जाहिर है सही है, थोड़े बहुत ही इख्तियारात थे वहां के, अगर उन्होंने कुछ पैसे खा लिए, देखिए बहुत सारे यूसी चेयरमैन और उन लोगों की तनख्वाहें, बहुत कुछ था, कितना उनको मिला क्या है उस पर ऑडिट भी हो सकता था, ठीक है ना, एक प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिक भी हो सकती थी, तो पता चल जाता अगर वो कहते हैं कि मैंने नहीं खाया है और बाकी कहते हैं कि उन्होंने खाया है, तो वो सामने आ जाएगा। ये चीजें पब्लिक होना पब्लिक का राइट भी है आइन के हिसाब से, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो वक्त की जरूरत है ना, आपके सामने पीडीएम का अभी 18 को जलसा है ना उनका, सारे एक दूसरे को बुरा कहने वाले, एक दूसरे को अभी उल्टा लटकाने की बातें करने वाले माजी में आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उनका हरीफ एक है। अब वो भले मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने सोच लिया जी इसकी हुकूमत तो हमें गिरानी है क्योंकि हमें पसंद नहीं है कोई ईमानदार वजीर आजम आ गया, ठीक है ना, तो खड़े में मुत्तहद भले बुरे हैं। अब उनसे ही सीख लें, एक बुरी एग्जाम्पल है लेकिन मुत्तहद तो हो गए, मुत्तहद हो गए, उनसे सीख के मुत्तहद हो जाएं। एक जो छोटे छोटे फिरकों में इस वक्त जलसे और जलसियां निकाली जा रही हैं, कोई फायदा नहीं होगा इससे, कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो सकता। इस वक्त आप सूबे की बात कर लें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर लें, आप किसी भी चीज की बात कर लें, इस वक्त मोटिव सबका ये है कि कराची को उसका हक मिलना चाहिए, कराची के लिए काम होना चाहिए, और उसके लिए अगर ये हुकूमत काम नहीं कर पा रही है तो भाई ये लोकल गवर्नमेंट जो आएगी मुस्तकबिल में भी जो भी आता है वो बाख्तियार नहीं होगा तो कैसे काम होगा, सही है ना। तो उसके लिए आप सबको मुत्तहद होना पड़ेगा। शाहिद भाई चाहे कोई भी हो, चाहे वो वसीम अख्तर हो गए, चाहे ये अभी जो एमक्यूएम इस वक्त आपकी पार्लियामेंट में बैठी हुई है, बाकी जो रूट के बैठी हुई है, आप सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। आपको फारूक सत्तार भाई को भी लेके आना पड़ेगा ताकि मिलके मुत्तहद हो, तो आपका वोटर जब आप सूबे का नारा लगाए ना तो वो आपको रोड पे नजर भी आए, आपको पता है कि आपका वोटर रूठा हुआ है, वो गया कहीं नहीं है। आज आप हक की बात कर लेंगे, आज आप लोग सब आपस में जुड़ जाएंगे, आपका वोटर आपके साथ होगा, फिर उसके बाद आप कराची की बाकी सियासी जमातों को भी मिलाएंगे जो कि सब स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, ठीक है ना, जो कि चाहते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज है। लेकिन अगर आप लोग फिरकों में बटे रहे तो क्या कैसे मसला हल होगा। जी बिल्कुल अमर, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ चंद सेकंड का, उसके बाद मैं अंजुम अली भाई की तरफ जाऊंगा, आपके कुछ सवालों का जवाब मैं उनसे लूंगा और कुछ सवालों का जवाब मेरे पास मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने फारूक सत्तार भाई की बात की और ये मैंने फारूक सत्तार भाई का आपको क्लिप सुनाया। असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जो बात कह रही हैं उस बात से किसी को भी इनकार नहीं है कि सारे एक हो जाएं, अपने आपस की इख्तलाफात और रंजिशों को भुला दें और एक होकर, जिस तरह आपने मिसाल दी वफाक में जो सेंटर में चीजें हो रही हैं उसकी। लेकिन ये जो फारूक भाई का क्लिप है बेसिकली हमारी जिद्दोजहद ये है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जितने भी करप्ट लोग हैं, एमक्यूएम देखिए एक रिवायत शिकन जमात थी, एमक्यूएम के अंदर करप्शन नहीं थी, एमक्यूएम के अंदर वाहिद पाकिस्तान में लोग बैंकों से करोड़ों अरबों रुपए लेके खा जाते थे, एमक्यूएम में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग जाली डिग्रियों पर आए, एमक्यूएम में कभी ऐसा नहीं हुआ। एमक्यूएम की ये एक अच्छी साफ सुथरी चीजें थी। आपको कितना बुरा लगेगा कि जब कल आपको पता चलेगा कि जी वसीम अख्तर को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है
और उन पे 200 अरब रुपए खाने का मुकदमा है। आपको कितना बुरा लगेगा जब आपको पता चलेगा ख्वाजा इजहारुल हसन को एनक्यूएम ने, नैब ने पकड़ लिया है, एंटी करप्शन ने पकड़ लिया है, रेहान हाशमी को एंटी करप्शन ने पकड़ लिया है, कमर नवीज को, आमिर खान को, फैसल सरदारी को। आप सोचे, हम तो शर्म से जमीन में गड़ जाएंगे ना। हमारा जो कहना है वो ये है कि ऐसा एनक्यूएम में हुआ क्यों, इसकी बड़ी शदीद सजा होनी चाहिए। मैं इस पर मजीद गुफ्तगू करूंगा। अंजुम अलीम भाई आ गए, तो अंजुम भाई को मैं माइक देता हूँ। अंजुम भाई अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी रोशनी डालें आपके सवालात पर। और उससे पहले मैं तमाम देखने वालों से कहूंगा कि प्लीज हमारा ये चैनल यूट्यूब पर भी है SSP News 90 और फेसबुक पर भी है SSP News 90। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमारी व्यूअरशिप बढ़े, तो हम इस प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा कर सकें और अच्छे से अच्छे को चला सकें और आपको अच्छी से अच्छी मालूमात पहुंचा सकें और खुशखबरियां भी पहुंचा सकें। तो ये हमारा 25 सेकंड का प्रोमो, ये देख लें, उसके बाद Please like and subscribe SSP News 90। जी अंजुम भाई, अब आप ने सुना, बहुत अच्छी अंबर ने बात की। अंबर की बात और उनकी गुफ्तगू और उनके ब्लॉग्स जो हमने देखे, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कराची का जो मुस्तकबिल है बहुत ताबनाक है। अगर इस तरह की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां मौजूद हैं यूथ के साथ साथ, तो फिर ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको आगे लाए हम और इनके हाथ में हम ये जो बागडोर है कराची की दें, ऐसे हीरे हम चुन चुन के निकालें अपने मुआशरे से। और आने वाले वक्तों में फारूक भाई और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों को चुन के रखें और जो इनकी सोच है, जो इनकी ख्वाहिश है, उसके मुताबिक काम करने का इनको मौका दें। तो इस सिलसिले में मैं आपका टेक लेना चाहूंगा। जी अंजुम भाई। जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को मेरा सलाम। सबसे पहली बात ये है कि जो तजिए हुए हैं बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन मैं भी इस पर थोड़ा सा ये कहूँगा कि ऐसा नहीं था कि वसीम अख्तर भाई के पास इख्तियारात नहीं थे। उनके पास जितने भी इख्तियारात थे मुख्तसर ही थे, लेकिन उन्होंने मुख्तसर काम भी नहीं किए। नंबर 1, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये होती है कि कराची को तरक्की के लिए, कराची की तरक्की के लिए हम लोग इकट्ठा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने MQM का साथ दिया है और हमेशा साथ दिया है। जब 22 अगस्त के बाद MQM शाहिद भाई बनी, फारूक भाई की ने उसकी क़यादत संभाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महाजरीन इस बात पर खुश थे कि अब हम सब फिर इकट्ठे होकर और कराची, हैदराबाद और पाकिस्तान की हम खिदमत कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरीके से मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब पढ़ाए जाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि शाहिद भाई MQM के भी ज़वाल के असबाब बच्चों को बताया जाए और लोगों को बताया जाए कि हमारे ज़वाल के असबाब क्या हैं। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, जब MQM वजूद में आई तो इसमें सबसे पढ़े लिखे लोग और बिल्कुल इसमें जो तबका था, जो अमीर तबका नहीं था, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हुआ। और फिर हम तमाम लोगों ने, जो वोटर्स थे, उन्होंने, देखिए हमारे बाप दादा भी मुख्तलिफ पार्टियों में थे, लेकिन उन तमाम लोगों ने पार्टियां छोड़ी और फिर छोड़कर जो है वो MQM में शामिल हुए। वो इस उम्मीद पर हुए, इस यकीन पे हुए कि हमारा जो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत सी चीज़ें हासिल की थी। लेकिन शाहिद भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो MQM को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो बैरूनी कुव्वत से नहीं बल्कि अंदरूनी कुव्वत से पहुंचा है। और हमारे अपने लोगों ने ही MQM को कमज़ोर किया है और लूट मार हर किस्म के उन्होंने काम करने में देर नहीं की। आप ये बताइए कि महाजिर तबका जो था इतना खुश था, और बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोग MQM की मिसाल देते थे कि MQM में पढ़े लिखे लोग हैं, दरमियाने तबके के लोग हैं। लेकिन आज आप ये बताइए, इसमें से बहुत सारे लोग दरमियाने तबके से तो फिर अमीरों से भी अमीर हो गए, या मैं गलत कह रहा हूँ शाहिद भाई? और बिल्कुल दुरुस्त आवाज आ रही है?
तो जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखें, वो फिर इस अफसोस की बात ये है कि हमें किसी गैर ने नहीं लूटा, हमें जो सबसे ज्यादा अपने ने लूटा है। और मैं किसी का नाम लिए बगैर कहता हूं कि खुदा के वास्ते मेरी सब एक हो जाएं। बिल्कुल हमारी भी ख्वाहिश ये है कि सब हम एक हो जाएं, लेकिन साजिशों पे साजिशें होती चली गई एमकेएम के लिए। आप ये देखिए कि 92 से एमकेएम के लिए साजिशें तैयार हो रही हैं, उस पर अमल किया जा रहा है। एमकेएम को उस वक्त से नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद जब ये मसला हुआ है, एमकेएम पे फिर एक वो ये परेशानी आई, तो उस वक्त सब ने फारूक भाई का साथ दिया और फारूक भाई की क़यादत पे हम सब इकट्ठे हो गए इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह ताला अब हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। लेकिन फिर साजिश पे साजिश फिर तैयार हो गई और फिर एक साजिश के तहत फारूक भाई को हटा दिया गया। लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, कराची के महाजरीन जो हैं, वो इस बात को समझते हैं कि एमकेएम पे चंद लोगों का कब्जा हो गया है। और चंद लोगों का कब्जा इतना भयानक है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सोचा कि साहब लूट मार करो, और जितना भी उनके पास वक्त है उन्होंने लूट मार पे लगाया। इसमें ज्यादा अक्सरियत है लूट मार करने वालों की। आप ये बताएं कि ये जो लोग थे जिनके पास चप्पलें नहीं थी, जो मोटरसाइकिल पे चलते थे, क्या ये हकीकत नहीं है कि आज उनके महल बने हुए? क्यों? क्या कौम को हिसाब लेने का हक नहीं है? मैं महाजिर कौम से ये कहता हूँ कि हमें ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का एहतसाब भी होना चाहिए और इदारों को भी एहतसाब करना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई। मैं जापान में हूँ, मैं आप यकीन करें मैं आता हूँ जाता हूँ, लेकिन आज तक मैं अपने 120 गज के घर से निकल नहीं सका। फिर लोग ये डिफेंस में कोठियाँ, क्लिफ्टन में कोठियाँ, दुबई में कोठियाँ, ये बिजनेस, इन्होंने महाजिरों को सवाए नुकसान के और कुछ नहीं पहुंचाया। शाहिद भाई, मैं अपनी बहन की तारीफ करता हूँ कि बिल्कुल हम अपनी गलतियों पे पर्दे नहीं डालें, हम कौम से माफी मांगे। हमने महाजिर कौम को बेपनाह शाहिद भाई हमने नुकसान पहुंचाया है, हमने इनके एतमाद को ठेस पहुंचाया है। और फिर आप ये देखिए कि इन एहसास नहीं है, ये समझते हैं कि बस सब हम एमकेएम का नाम लेंगे और लोग वोट देंगे। बिल्कुल ऐसा था। एमकेएम अगर एक खंबे को खड़ा कर देती थी माजी में, तो लोग उसको खंबे को देखते नहीं थे ये कौन है, वो कहते थे हमें पतंग को वोट देना है। लेकिन आज जो है मैं समझता हूं कि हर घर में, हर गली में, हर कूचे में ये बात हो रही है। हमें गैरों से शिकायत नहीं है, हमें पीपुल्स पार्टी से शिकायत नहीं है, हमें नून लीग से, उनसे तो एक अलग किस्म की शिकायत है। लेकिन भाई जो हमारे लोग थे शाहिद भाई, जिनको हमने चुना था, जिनको हमने असेंबली में भेजा, हम मिनिस्ट्री के चक्कर में लग गए, हम पैदागिरी के चक्कर में लग गए। अब ये चीजें महाजिर कौम के लिए छोड़ना होगा। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहूंगा कि आइए हम सब मिलकर और आप साजिशें बंद करें, क्योंकि साजिशें हमेशा हमने कुंडी खोली है, हमने कमरे की कुंडी खुद खोली है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुंडी खोली गई है। हमने अपने आप को नुकसान खुद पहुंचाया है। हमने मौका दिया है, हम फिरौन बन गए थे, हमारी गर्दनें टेढ़ी, हम राब्ता में क्या आए, हमने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली, हम भूल गए कि लोगों की खिदमत कैसी है। आप सच बताइए, मैं अपनी बहन से भी पूछता हूँ, मैं बहुत महाजिरों का दोस्त हूँ, पाकिस्तान का दोस्त हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे महाजिर के बच्चों को हमने क्या दिया। मेरी बहन बिल्कुल इनकी बड़ी बात है कि हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। और फारूक सत्तार भाई से भी और मैं फैजाबाद के लोगों से, ये हम दो मुख्तलिफ नहीं हैं, ये चंद लोगों का खेल है। लेकिन इन तमाम लोगों को अब वो वक्त आने वाला है, लोग बेजार हो चुके हैं कि इनको जो है, ये चंद लोगों को अगर हटाकर एमकेएम को एक दफा शफाफ बनाया जाए, साफ सुथरी बनाया जाए। आप ये बताइए कि फारूक सत्तार की क़यादत को क्यों हटाया गया? वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि फारूक भाई हिसाब मांग रहे थे। शाहिद भाई ऐसे ही था या नहीं था? मैंने अभी क्लिप फारूक भाई ने बिल्कुल फारूक भाई ने जी फारूक सत्तार भाई का जी फारूक सत्तार भाई का सिर्फ जुर्म यह था कि उन्होंने मेयर से हिसाब मांगा था। और हिसाब मांगना सिर्फ फारूक भाई की जिम्मेदारी नहीं है, कौम के महाजिर कौम के बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी क़यादत से हिसाब मांगे। हम ये पूछें कि तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल नहीं थी, तुम्हारे पास पराठो कहाँ से आई? ये मेरा हक है पूछना।
और इनको जवाब देना होगा। और ऐसे लोगों का शाहिद भाई, ऐसे लोगों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। मैं तमाम लोगों से कहता हूं जो एहतसाब कर सकते हैं, जिनके इख्तियारात में एहतसाब आते हैं, मैं कहता हूं सबका, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए साजिशें की हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए शाहिद भाई। और मैं ये फिर कहूंगा कि बिल्कुल हम तमाम लोगों को मिलकर एक दफा, मैं हैदराबाद से, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से भी यही कहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते आइए हम लोग मिलकर जो है वो महाजिर कौम के लिए सोचें, महाजिर कौम के लिए कुछ करें। और वहां पर ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में बहुत मुहिब्बे वतन, ऐसा नहीं है कि चंद लोग, सिर्फ चंद लोग हैं जिनके वजह से ये साजिशें तैयार होती हैं, उसमें अमल होता है। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद के सारे लोग जो है वो बुरे हैं, वो हमारे लोग हैं, कभी उधर गए, बिल्कुल आपको उसमें अच्छे लोग हैं। मैं उन तमाम अच्छे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा और मैं मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे हैं। इसमें जो एक अहम कमेंट है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा, IH खान साहब हैं, वो ये कमेंट कर रहे हैं कि हम सिंधियों और महाजरों की बात ना करें और सिंध का निज़ाम कराची से भी बदतर है, और वो ये कह रहे हैं कि आप दोनों की बात करें। तो IH खान भाई से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने शुरू में यही बात की है कि हम दो इकाइयाँ इस सूबे में रहती हैं और हम दोनों ने मिलकर रहना है और इस सूबे को परवान चढ़ाना है। सिंधियों को चाहिए कि वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करने वाले, देखिए पीपल्स पार्टी को जब प्रॉब्लम होती है वो सिंधी कौम परस्तों को उठा देती है। अभी तो ये खबरें भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि फलाने कौम परस्त जो हैदराबाद मैसेकर के मास्टरमाइंड थे कादिर मक्सी साहब को फंड दिया जा रहा है कि वो कराची में जाकर जो है वो अमन अमान की सूरत हाल पैदा करें। तो आओ तो कराची पर देखते हैं सूरत हाल अमन अमान की लोग कैसी पैदा करोगे, कादिर मक्सी हो या और भी कोई हो। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम कराची को बनाना चाहते हैं। कराची कमाएगा, देखिए जो घर का कमाऊ पूत होता है पहले उसको सहूलतें दें, उसकी नौकरी लगेगी, वो कमाएगा तो घर में पैसा लेकर आएगा तो सब भाई खाएंगे। अगर आप कमाने वाले को तंग करेंगे और वो पैसा लेके नहीं आएगा तो सब भूखे मरेंगे। कराची 3000 अरब रुपए, कराची 3000 अरब रुपए सालाना कमा के पूरे मुल्क को देता है। कराची अगर BRT चलती है पिशावर में तो उसमें भी कराची का पैसा लगा है। अगर रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस चलती है तो वो भी कराची के पैसों से चलती है। अगर ऑरेंज लाइन लाहौर में चल रही है तो वो भी कराची के पैसे से चलती है। कोयटा में अस्पताल बनता है, मोटर में तामीर होती है, भाई कराची का पैसा है। 3000 अरब रुपए सालाना कराची आपको पूरे मुल्क को कमा के देता है, बदले में आप उसको कम से कम 300 अरब रुपए तो दें। 300 अरब रुपए आप कराची को वापस दें, कराची को बाख्तियार बनाएं। कराची को जो 1970 से पहले की पोजीशन थी, कराची एक खुद मुख्तार शहर था, कराची किसी सूबे का हिस्सा नहीं था, कभी भी नहीं रहा। 1935 में भी ये बम्बई रेजिडेंसी से कराया जाता था कराची, और आप कराची का पैसा खाते और कराची को आगे दिखाते, ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। मैं एक जो हमारे IH खान भाई हैं, मैं उनको एक छोटा सा क्लिप, एक पोइट्री है वो सुनाना चाहता हूँ मंजर भोपाली साहब की, कि IH खान भाई हमने अपने हिस्से की कुर्बानियां दी है, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब ही ना थे। यहाँ गुनाह हवा के छिपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं, चराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। ये कैसा कर्ज है नफरत का कम नहीं होता, ये कैसा कर्ज है नफरत का कम नहीं होता, कि बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं, कि बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं।
लेकिन आखिर में ये बदल के 3-4 Please like and subscribe SSP News 90. एक ऐसा कर्ज है वफा का कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है इतना चुकाए जाते हैं। 3000 अरब रुपए सालाना कमा के देते हैं और गद्दार हम, राकी एजेंट हम, फिरका वारियत का जिन काबू से बाहर होगा तो कराची में टारगेट किलिंग का जिन काबू से बाहर होगा तो कराची में हड़तालें भी होंगी, तो कराची में कराची का सत्यानाश। कराची को भाई माफ कर दे, खुदा के वास्ते कराची पर रहम करें। लेकिन जो आज का प्रोग्राम का थीम है वो ये है कि ऐसे हालात में कौन सी पार्टी होगी। एमक्यूएम अगर इसी कंडीशन में रही, अंबर आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर एमक्यूएम इसी पोजीशन में रही, लड़ाई झगड़े वाली डिवाइड की पोजीशन में रही, अंजुम भाई, राहिमा जिलानी और हमारे टाउन ऑर्गेनाइजर कोरंगी के साथी भाई भी लाइन पर, साथी भाई अस्सलाम वालेकुम। तो इसी पोजीशन में अगर एमक्यूएम रही तो एमक्यूएम का मेयर नहीं आने वाला। मैंने 2018 के इलेक्शन में 1 महीने पहले समा टीवी के इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि मुझे रिजल्ट पता थे कि अगर इलेक्शन ऐसे ही हुए तो एमक्यूएम को कराची से सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी, और 1 महीने बाद इलेक्शन हुए, आपने देखा कराची से एमक्यूएम को 4 सीटें मिली। क्योंकि मैं एमक्यूएम का कारकुन ही नहीं, मैं एमक्यूएम का जिम्मेदार ही नहीं, मुझे इलेक्टोरियल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्टोरल जो डिटेल्स होती हैं, जो स्टडी होती है, मैं वो भी करता रहा हूँ गुज़िश्ता 35 सालों में। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि एमक्यूएम की क्या प्रॉब्लम है और कराची की क्या प्रॉब्लम है। और जो बात अभी अंबर ने कही है, ये बेसिकली मेरा दुख है कि अगर यही पोजीशन रही और कराची ऐसा ही रहा, कराची एक नहीं हुआ और तमाम इख्तलाफात भुला के अगर हम नहीं बैठे, तो लोग एमक्यूएम से नाराज हैं, लोग साइलेंट हैं, लोग स्लीपिंग हैं, लोग किसी और को वोट अभी भी नहीं दे रहे। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि लोग किसी और को वोट दे दें। लोग एमक्यूएम से नाराज हैं, लोगों को मनाना है हमने। जी अंबर, क्या कहेंगे आप? देखिए, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि आप कहते हैं कि जी मेयर किसका आएगा, हम एमक्यूएम की बात कर लेते हैं कि मुत्तहद नहीं है तो एमक्यूएम का मेयर नहीं आएगा। लेकिन मेरा सवाल कराची की हर सियासी जमात से है जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनी हुई है, कि अगर आपका मेयर आ भी जाता है तो क्या वो बाख्तियार होगा? तो ऐसे मेयर का क्या फायदा है जो काम ना कर सके? देखिए, सिर्फ नाले साफ करना तो कराची का मसला नहीं है ना, जो थोड़े बहुत इख्तियारात की बात आती है। कराची बहुत बड़ा शहर है जो इस सूबाई हुकूमत के काबू से भी बाहर हुआ है, क्योंकि देखें ये पूरी दुनिया में है। इंडिया में 14 सूबे थे, अब 28 हो गए। सही है, सारी दुनिया में अब यही तरीका आ रहा है कि भाई मोर प्रोविंसेस एंड एम्पावर द कंट्री। आप अपने डिविजन्स करते जाएंगे और लोकल गवर्नमेंट्स को उसकी पावर देते जाएंगे तो वो बेहतर तरीके से उसको संभाल सकेंगे। अब यहाँ पे भी यही है, चलें जितने भी सूबे हैं हमारे मुल्क के, वहां पे लोकल गवर्नमेंट को उसके इख्तियारात देने बहुत जरूरी हैं। आप कहीं से भी ले आए, एमक्यूएम जीती है नहीं जीती, शायद जमात इस्लामी जीत जाए, उनकी भी कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, मुझे मुस्तफा कमाल साहब की भी कैंपेन अच्छी नजर आती है। लेकिन क्या मेरे हिसाब से शायद क्योंकि वो महाजिरों का जो एक नारा है उस पर पूरे नहीं उतरे, तो मुझे कराची के लोगों का दिमाग इस तरह नजर आता है कि शायद वो इतना वोट उनको ना कर पाए। सही है ना? तो ये सब हो गया। चलें फर्ज करें जमात इस्लामी का मेयर जीत गया, क्या वो बाख्तियार है? तो आप लोगों को पहले ये करने की जरूरत है कि सारी सियासी जमातें इस वक्त एक साथ होके इस सूबाई हुकूमत को प्रेशराइज करें कि वो 18वीं तरमीम में ये चेंज लाए, जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो तो 2013 का बिल था उसमें ये इख्तियारात का जो मसला है, जिसपे हमने इन लोगों ने साइन भी कर दिए थे 2013 में, उस टाइम मैं क्या डिबेट करूं, उसमें इख्तियारात देने पड़ेंगे। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड दोबारा बनना जरूरी है।
ये सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी बननी बहुत जरूरी है और उसकी सारी मैनेजमेंट केएमसी को देनी बहुत जरूरी है, वो केडीए के पास नहीं होनी चाहिए। तो जब ये सब चीजें नहीं हो रही तो आप क्या कर लेंगे? आप फिर आगे रोएंगे कि जी पैसे चले आपको मिल गए पैसे, आप कैसे नालों के मसले हल करेंगे? आप बिल्डिंग जो इंक्रोचमेंट है हम उसको रोते हैं, तो जब तक आपके पास कराची बिल्डिंग अथॉरिटी नहीं होगी तो आप कैसे जो है वो लैंड इंक्रोचमेंट इसको खत्म कर सकते हैं? तो कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। आप कचरा कैसे उठा सकते हैं जब तक आपके पास उस पूरे जो डिपार्टमेंट है उसका कंट्रोल नहीं होगा? मतलब आप समझे, कमिश्नर कराची और जो मेयर कराची है उनको जॉइंट अकाउंट शेयर करना पड़ता है। जब तक ये सारा फंड उनसे आप अप्रूव नहीं करा सकते किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, आप काम नहीं कर सकते। मतलब आपको कोई एक भी प्रोजेक्ट अप्रूव कराना है, आपको सिंध हुकूमत की भी अप्रूवल चाहिए, आपको उसके बाद कमिश्नर कराची की भी अप्रूवल चाहिए, उसके बाद काम होगा। तो फिर आप कितने मेयर बना लें, आप हर साल 4 साल बाद एक नया मेयर आएगा, वो काम नहीं कर सकेगा। तो मेरा अभी भी यही पॉइंट है, मेरा मुद्दा ही ये है आपके टॉपिक के हिसाब से भी कि बन गया जी, अब चले एमकेएम का मेयर आ गया, समझे आप लोग सब इकट्ठे हो गए थे, एमकेएम का मेयर आ गया, लेकिन अगर आपने मर्ज को खत्म नहीं किया जिसके तहत मेयर के पास इख्तियारात नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता इस शहर का। जब तक लोकल हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं आएंगे कराची शहर की किस्मत नहीं बदल सकती, क्योंकि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। और ये मसला बिल्कुल देखें, एक तो मसला आपने कहा गटर बनाने से, रोड बनाने से, और एक चीज ये है बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। आपकी जब घर से निकले सड़क साफ हो, घर में आपके पानी आ रहा हो, लाइट आ रही है, ये एक अलग मैटर है। ये सारी चीजें आती हैं एमकेएम कह रहे हैं या जो भी कराची बेस या शहरी सिंध की पार्टी होगी वो सिर्फ लोकल पार्टी तक महदूद थोड़ी होगी। अब मेयर कराची तो मेयर कराची होगा, अगर एमकेएम मेयर बनाती है तो हैदराबाद का भी बन सकता है, मीरपुर खास का भी बन सकता है, नवाब शाह का भी बन सकता है। अब हैदराबाद भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है लेकिन कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। बहुत से लोग इस चीज को भूल जाते हैं। कराची अब मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। शायद आपको अब पता हो ये बात कि अब ये लाहौर को भी मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देने जा रहे हैं। वजह ये है कि जो जिस शहर की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए पूरे दुनिया में, वो मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है और कराची मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी की जाना है। और हम 3 करोड़ से ज्यादा तजावुज कर चुकी है हमारी आबादी, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी खुद चीफ जस्टिस मान चुके हैं। पता नहीं इस मसले को ऑफिशियली मानने में मसला क्या है। पूरे मुल्क की ना कराएं आप मर्दमशुमारी, आप सिर्फ सिंध की मर्दमशुमारी करा दें। आपको सोचें कि वो सिंध सूबा जिसकी जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो 1300 से ज्यादा है, कराची शहर की यूनियन काउंसिल उसमें सिर्फ 178 आती हैं। अब उसमें आप कितने भी पैसे दे दें एक यूसी को, क्या कोई काम हो सकता है? अगर कराची की आबादी जो है वो सिंध की आधी आबादी, बिलफर्ज ये आधी आबादी से ज्यादा है, चले मैं आधी बोल देती हूँ, तो फिर यूनियन काउंसिल भी आधी होनी चाहिए। कम से कम 600 से 650 यूसीज होनी चाहिए कराची में, जिसके बाद जब पैसे आएंगे यहाँ पे, भले वो कुछ लाख भी हो तो वो इस इलाके में लगेंगे। आप एक आप डिफेंस का इलाका ले लें या आप एक लालू खेत का इलाका ले लें, वहां का यूसी इतनी बड़ी है, मैं एक बाथरूम आज बनाने खड़ी होती हूँ तो मेरे 2-2.5 लाख खर्च हो जाते हैं। जो तनख्वाहें देने के बाद यूसी के पास पैसे बचते हैं वो 2-2.5 लाख हैं, तो उसमें कैसे काम हो सकता है? ये बड़े काम समझते ही नहीं है। बिल्कुल, जो आप देखें मर्दमशुमारी की जहां तक बात है, उस पर तो अब जमात इस्लामी ने भी बोलना शुरू कर दिया और आपकी जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने भी ये बोला है। और मैं एक आम आदमी की समझ के लिए, जो बहुत सारे लोग ये बात समझते नहीं इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर एक मोहल्ले में 10 मकान है और ये तय होता है कि एक आदमी को एक रोटी के हिसाब से रोटी बांटी जाए, तो हर मकान में आप जाके पूछेंगे कि कितने अफराद है, आप कहेंगे 10 अफराद है, तो आपको गिन के 10 रोटियां दी जाएंगी। लेकिन एक घर में आप जाते हैं और आप कहते हैं जी 10 अफराद हैं, लेकिन रोटी देने वाला कहता है कि नहीं जी ये झूठ बोल रहे हैं, इनके 3 अफराद हैं, इनको 3 रोटियां दें, और वो 3 रोटी देके आगे चले जाते हैं, तो वो 10 अफराद 3 रोटियां कैसे खाएंगे? देखिए, बात समझने की एक आम मिसाल मैंने समझाई। अच्छा देखिए, ये जो आपने अंदर बात की है, ये बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है, मुझे ये बात पसंद आई है कि हम जो जंग लड़ रहे हैं वो जंग गटर के ढक्कन और गलियां साफ करने, कचरा उठाने ही की जंग नहीं है। ये इख्तियारात जो मेयर के ही नहीं है, सिर्फ ये इख्तियारात बेसिकली जो 18वीं तरमीम के तहत, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत नीचे आने थे जो इख्तियारात, वो आकर
पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में अटक गए, वो उससे नीचे अब ये इख्तियारात नहीं जा रहे। इन इख्तियारात का शाखसाना हमें क्या है? पीटीआई पे लोगों ने बड़ी तवज्जो की। पीटीआई ने क्या किया? पीटीआई ने एक कैबिनेट डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो कोटा सिस्टम जो पीटीआई आके खत्म करेगी, उन्होंने जी वो चीज आप 19% सिंध का कोटा फिक्स कर दिया है, और फिक्स करने के साथ ही उसमें 40-60 का कोटा जो है वो कराची को दे दिया है। यानी कराची और शहरी सिंध, यानी आपका जो शहरी सिंध का कोटा है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, जाके 7.6% पर जाके रुकता है। और उसके साथ जो हमारे साथ चीटिंग हो रही है, मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ अपने लोगों को। रफत सईद की एक रिपोर्ट चली थी, थोड़ी सी रिपोर्ट देखें और फिर हम इसके बाद अपने पैनलिस्ट से सवाल लेते हैं, अपनी को होस्ट रहमा से सवाल लेते हैं, साकिब खान है उनसे सवाल लेते हैं। छोटी सी रिपोर्ट है, ये देखें। ये आपकी गुफ्तगू की वजह से मैं चला रहा हूँ। बताएं, सिंध की सरकारी मुलाजमतों में बंदरबाट की गूंज इस्लामाबाद तक पहुँच गई है। वजीर आजम के मामूल खुसूसी शहजाद अकबर ने चेयरमैन नैब को खत लिख दिया है। कराची में 30,000 से जायद जबकि हैदराबाद में 5,550 सरकारी मुलाजमीन की जाली भर्ती का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से। रफत बताइएगा। देखिए, शहरी सिंध की सरकारी मुलाजमतें हैं उसमें बंदरबाट हुई है, और कराची में जो है 30,561 और हैदराबाद में 5,550 सरकारी मुलाजमतें जाली, जिसमें जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने चेयरमैन नैब को खत लिख दिया है। सिंध जो इंतजामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है, हैदराबाद और सक्खर और कराची, और ये सिंध कहलाता है। इसके अलावा सिंध हुकूमत के 2 नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलाजमतों में 60% देही और 40% शहरी सिंध का कोटा मुख्तस है। देही सिंध के लोगों को जारी डोमिसाइल पर शहरी सिंध में मुलाजमतें दी गई हैं। जालसाजी का सिलसिला मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ था। लगता है कि ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन अपनी तैनातियों के दौर के बरखिलाफ गैर कानूनी तौर पर मराज भी लेते रहे हैं। सरकारी मुलाजमतों पर जाली भर्तियों का मामला नैब के दायरे इख्तियार में आता है, इसी वजह से यह खत लिखा गया है। शहजाद अकबर ने तमाम दस्तावेजी सबूत में जो है वो सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए हैं, और इस मामले की इंक्वायरी नैब कर रही है। कराची में 30,000 से ज्यादा जबकि हैदराबाद में 5,550 सरकारी मुलाजमीन की जाली भर्ती का इंकशाफ सामने आया है। अपडेट कर रहे थे रफत सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए, अब अंबर और रहमा, ये मामला मेयरशिप मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी से आगे बढ़ गया है। ये कोटा सिस्टम पे जो 40% का कोटा आपका रखा गया था, अभी मैं नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे इतना अफसोस हुआ उनकी गुफ्तगू सुनकर कि वो ये कहते हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, हमने डिस्ट्रिक्ट बनी का, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं वो मकामी लोग हैं। अब आप देखें तो 40% कोटा आपका बचा वो शहरी सिंध का, उस पे भी आपने जाली डोमिसाइल लगाकर मकामी लोगों के नाम पर उन्हीं लोगों को लाके बिठा दिया जो अंदरूने सिंध से आप उनको एलियनेशन करा के, माइग्रेशन करा के लाए हैं। तो नासिर हुसैन शाह, क्या आप इतना बेवकूफ समझते हैं पढ़ी लिखी कौम को? क्या आप बोलेंगे और हम आपकी बात मान लेंगे? तो देखिए, असल जंग है हमारी वो पीपल्स पार्टी से है, और पीपल्स पार्टी के जो देही वडेरों से है। और दुख और अफसोस की बात यह है कि जो एमक्यूएम में शहरी वडेरे काबिज हो गए हैं, उसकी वजह से ये हाथ मिला लिया है इन लोगों ने, और हाथ मिलाकर ये अंदर से एक है और ये पैसे लूटमार कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं इनकी लूटमारी। मुझे इसलिए इस बात का गुस्सा होता है कि ये एक क्लिप देखें, ये किस तरह बोलते हैं, फिर उसके बाद हम रहमा के पास चलते हैं। मिले हुए पहले से, अंदर से मिले हुए, अंदर से बाहर से मिले हुए, हम सब मिले हुए, तो ये अलग कौन है? और ये इदाउल हसन साहब कह रहे हैं हम सब मिले हुए, और जरा आप इनकी बात सुन लें, इनका अपना आदमी। आज ख्वाजा इजहार भाई ने कोई हिसाब किताब की बात की है मीडिया के हवाले से फ़ारूक सत्तार साहब के हिसाब मांगने पे। तो मेरी गुजारिश है कि फ़ारूक सत्तार साहब ने अगर आपसे हिसाब मांगा है तो यही कहा है कि वो भी अपने एहसास से दिखाते हैं आवाम को, कारकुनों को, आप भी दिखाएं। और हमें ये भी बताना होगा इजहार भाई आपको कि एमपीए बनने से पहले आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा क्या करते थे, और उसके बाद जो है आपने इतनी तरक्की की कि माशाल्लाह आज आप कराची के बड़े बिल्डर्स में आपका नाम आता है, दुबई के बड़े बिल्डर्स में आपका नाम आता है, कराची और दुबई में कहीं आपके बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ज़रा कारकुनान को बताना पसंद करेंगे, हिसाब देना पसंद करेंगे कि ये पैसा, ये माल आपने कहाँ से कमाया। और दूसरा बात यह है
क्या आपने बात की जी 22 अगस्त की कहानी, आप बताएंगे? बिल्कुल बताएं, हम भी बताएंगे 22 अगस्त की रात क्या हुआ था और आपने कौन सी कहानी तहरीर की वहाँ पे। और 22 अगस्त के बाद भी इज़हार भाई आपने कल तक आज तक जितनी भी कहानी तहरीर की है, जितनी कहानियाँ तहरीर की है, हर रात की और दिन की कहानी हम बताने को तैयार हैं। आप शुरुआत कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको हर कहानी के जवाब में एक कहानी मिलेगी आपके लिए। इसके अलावा इज़हार भाई हम ये भी बयान करेंगे आपके लिए कि आपने कितनी कहानियाँ रकम की हैं इन 22 अगस्त के बाद तकरीबन पौने दो सालों में। इसके बाद एक कहानी ये भी है इज़हार भाई कि एक रात आपको किसी शख्स ने अपने घर बुलाया, बिठाया और उसके कहने पे आपने 7 करोड़ रुपए 1 घंटे में अदा किए। उस कहानी से भी पर्दा उठा दें कि वो कहानी क्या थी। मिले हुए पहले से, अंदर से मिले हुए, अंदर से बाहर से मिले हुए। हम सब मिले हुए, तो ये अलग कौन है? देखिए ये है गैर संजीदगी जो अंबर आप बात कर रही हैं और जो अभी हमारे अंजुम अलीमा ने बात की कि अगर हम में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि जो महाजिरों के नाम पर शहीदों की लाशों पर बैठकर अरबपति बन गए, ट्यूशन पढ़ाते थे वो एमपीए बनने से पहले, आज वो कहते हैं मैं इस वक्त अरबपति बिजनेसमैन हूँ, दुबई में मेरे बिजनेस चल रहे हैं। तो भाई बाकी महाजिर जो रुल गए, तो ये अंजुमा ने बिल्कुल सही कहा कि हमें ये भी सही करना है। अंबर देखिए, अंबर आपकी बात सही है, ये सही क्यों नहीं हो रहा? इसलिए सही नहीं हो रहा कि जिनके हाथों में आपने वोट दिए, जिनके हाथों में अपनी किस्मत का फैसला दिया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सही नहीं है। जी राहिमा, आप काफी देर से खामोश हैं और आज आपने देखा अंबर की बातें, आज हमें अंबर मिल गई तो हमने कहा थोड़ा सा इनको ज्यादा टाइम दिया जाए। हम और आप तो रेगुलर प्रोग्राम में होते ही हैं, तो अंबर की गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाया है कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियां और कितना जबरदस्त इस पर अपनी नजर रखती है चीजों के ऊपर। और मैं चाहूंगा इस तरह की और बेटियां और बहनें हों और बच्चियां हों और वो आए और हमारे प्रोग्राम के अंदर अपनी बात को, अपनी भड़ास को, अपनी जो अंदर इनके फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालें, बताएं हम कितने दुखी हैं। तो आप क्या गुफ्तगू करना चाहेंगी प्लीज? ये आप जी मैं अंबर दानिश से जो इन्होंने जो बातें कही हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैंने बहुत गौर से सुना है। तो ये जब एमक्यूएम की बात करती हैं तो मैं इनसे ये कह रही हूँ कि एमक्यूएम में जब फारूक भाई थे तो फारूक भाई बिल्कुल राइट पॉइंट पे चल रहे थे, वो अवाम के हक में बात कर रहे थे, वो लोगों के उसमें मसले में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है, ये जो 8 का तोला बैठा हुआ है, इन्होंने देखा इनके पास इख्तियारात थे, मेयर साहब के पास इख्तियारात थे, इनको कितने अरब रुपए मिले, इन्होंने कराची में खर्च नहीं किए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब ये फारूक भाई ने इनको बात की तो इन्होंने फारूक भाई को साइड कर दिया सरबराही के तौर। हालांकि 8 लोग मिलकर फारूक सत्तार भाई को नहीं हटा सकते क्योंकि वो एक सरबराह हैं, 2/3 की अक्सरियत इन पे लाजिम होती है कि जब वोट इनको ज्यादा मिले, अगर वो बोल रहे हैं तो ठीक है सरबराही के तौर पे हट सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा करके उनको साइड कर दिया। अब इनके पास जब इख्तियारात आए हैं तो इन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, आवाम से वोट लिया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कराची को कराची वालों के हवाले करना चाहिए, जो नए यूथ जनरेशन है उनको आगे आना चाहिए, उनमें से हमें मेयर का इंतखाब करना चाहिए जो कराची के बारे में सोचे, जो कराची के अवाम के बारे में सोचे, जो महंगाई के बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ पे इतनी महंगाई है कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, वो आकर 1100 अरब रुपए का ऐलान करके गए, उसके बाद सब खामोश बैठे हुए, कोई कराची की तरफ नहीं देख रहा है, कोई कराची को सीरियस नहीं लेता है। तो आप जैसे ये बात कर रही हैं कि सब पार्टियों को एक होना चाहिए, तो अपोजिशन जमात एक है, हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन जमात एक है, लेकिन वो एमक्यूएम की बात कहाँ सुनते हैं। आपने कहा कि एमक्यूएम को उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, एमक्यूएम तो एक मजलूम की जमात है, एमक्यूएम एक मजलूम की जमात है। अगर एमक्यूएम तो आवाज उठा रही है, फारूक भाई ने भी आवाज उठाई है, उन्होंने बहुत मीडिया में बात की है, आप देख सकती हैं, उनकी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुने फारूक भाई की बात, फारूक भाई आज तक हमने ये नहीं देखा कि कोई भी मीडिया पे बात कर रहे हैं, अपोजिशन जमात कर रही है तो उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि फारूक सत्तार भाई आए हमारे साथ मिलकर बैठकर कराची के मसले पे बात करें। फारूक भाई जहां जाते हैं वो अवाम के हक में बात करते हैं, वो कराची के मसले पे बात कर रहे हैं, वो बिजली महंगी हो गई, पानी का मसला है, गटर का मसला है, जो मसला है वो उन्होंने आवाज उठाई है। इस बात से आप भी एग्री करती हैं?
एग्री करती हैं? बिल्कुल सुन रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि एमक्यूएम में खराब लोग भी हैं, सिर्फ अच्छे लोग नहीं है। अगर आप 8 के लोगों की बात कर रहे हैं जो हैदराबाद में बैठे हुए, तो इनसे इनका हिसाब मांगे कि आपको जो इख्तियारात थे आपने उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाई। एक बात जो अभी आप बोल रही थी कि उनको कोई बुला नहीं रहा, मैंने अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने ओपनली बोला था, फारूक सत्तार भाई को दावत भी दी थी कि वो आए और उनको ज्वाइन करें। तो ऐसा नहीं है कि वो बुला नहीं रहे, कुछ आपसी इख्तिलाफात शायद इस तरह के हैं कि ना वो जाना चाह रहे हैं ना वो, ना मतलब ऊपर से दोनों बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, वो बोलते हैं कि हम बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे, लेकिन अंदर से कुछ नहीं हो रहा। अब वही बात, मेरी बात फिर वही होगी कि ये आपकी पार्टी के आपसी इख्तिलाफात हैं। अगर क्या अच्छा हो कि हम इसको सामने ना लेके आए, अगर एहतसाब होना है तो पीछे से ही होना चाहिए ताकि आप लोगों की जो यूनिटी है वो बरकरार है। मेरा ये पॉइंट मुस्तकिल है और मैं अभी भी इसी पे कायम हूँ कि आप लोगों को इस वक्त यूनिटी दिखाने की जरूरत है। आपको क्या आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तिलाफात नहीं होते होंगे और उनके अंदर भी जो करप्शन है शायद किसी एक को बुरी लगती हो और दूसरा सवाल करता हो और फिर आपस में उनका भी एहतसाब हो सकता है, लेकिन शायद वो जबान ज़द-ए-आम ना होता हो। ये बहुत जरूरी है देखना कि हम इन मसलों को हल कर लें, लेकिन पीछे से। ये बहुत बिल्कुल आपने सही कहा कि फारूक सत्तार भाई के साथ गलत हुआ है, ज़ाहिर पार्टी की सरबराह 2/3 अक्सरियत लेके आए थे। ऐसा होना चाहिए कि दोबारा से पार्टी के इलेक्शन हो जाएं और उसके बाद जो भी पार्टी के लोग चूज करें वो सामने आ जाए। मुझे लगता है कि ज़ाहिर अगर पहले उनको वोट पड़े थे फारूक सत्तार भाई को तो अब भी पड़ेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस वक्त सिर्फ इस शहर के मफाद के लिए आपसी इख्तिलाफात, उसमें शायद करप्शन भी आ जाती है कि हाँ मुझे पता है कि बहुत बुरा किया, अगर जिसने इस मुल्क का पैसा खाया है उसने गलत किया है, चाहे वो एमक्यूएम के लोग हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग हों, चाहे वो पीटीआई के लोग हों, ठीक है ना, सबको हिसाब देना होगा। लेकिन इस वक्त बात कराची के शहर के मफाद पे हो रही है। आप आपसी इख्तिलाफात भी निपटाते रहें, साइड में आए उन चीजों को जिसका भी एहतसाब होना है वो होता रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सियासत चल रही है, जो एक वेव चल रही है इस वक्त आपके बल्दियाती इलेक्शन की, उस पे भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्शन कभी भी होते हैं तो उसके बाद आने वाले मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे। तो उस पे क्या काम हो रहा है, इस शहर कराची के मफाद के लिए इस वक्त आपसी इख्तिलाफात में, भले मैं बोलूंगी करप्शन है, लेकिन इस वक्त अगर इतने बड़े शहर कराची जिसकी 3 करोड़ से ज्यादा आवाम हो, उसके अगर मफाद के लिए बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त करप्शन, एक पर्सनल इंसान की करप्शन मेरे हिसाब से नॉन इशू जाती है, ठीक है ना। उस पर बात होनी चाहिए लेकिन बाद में अलग से, ठीक है ना। उसके लिए जरूरी नहीं कि हम यहाँ आके बैठ के बात करें, वो आप लोग आपस में कर लें, लेकिन इस शहर कराची के लिए इस वक्त आपको इस ओपन प्लेटफॉर्म पे आके सिर्फ इसके मफाद के लिए बात करनी बहुत जरूरी है। अगर हम इन लोगों की बात नहीं करते, एक मिनट, अगर हम इन लोगों की बात नहीं करते तो सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन है कि कराची वालों को कराची के हवाले कर दिया जाए और उसमें से नए जो नौजवान है, नए यूथ है, उनमें से फिर मेयर का इंतखाब किया जाए। ये ऑप्शन हमारे पास है। ये है बात, वही है कि क्या कराची की आवाम नए लोगों को भी सिलेक्ट करने के लिए मेंटली तौर पे तैयार है? उन्होंने एक नई पार्टी को भी इस दफा चांस दिया है जिसने डिलीवर नहीं किया। तो एक परसेप्शन इस वक्त ये बन गया है कि जो भी आ जाए इस वक्त पावर में, अगर इख्तियारात नहीं है तो काम तो नहीं हो सकता। अब अगर फर्ज करें कोई भी यूथ के नए लोग इस वक्त आ जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, तो सवाल वही है क्या उनके पास इख्तियारात होंगे? तो जो मेन मसला है, जो रूट कॉज है, वो 18 अमेंडमेंट है जिसमें आपका लोकल बिल आता है 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, जिसके बाद कोई भी मेयर आ जाएगा, भले वो जरूर है चले यूथ से भी आ गया, तो वो कम से कम बाइख्तियार जरूर हो। उसके बाद ये बात बिल्कुल सही है कि एमक्यूएम के लोग भी कराची से हैं, पीटीआई में जो इस वक्त जो यहाँ के लोग हैं जो कराची से हैं वो भी कराची के हैं, ठीक है ना। अब काम नहीं कर रहे, कराची के लोगों ने चांस दिया था इस दफा नए लोगों को, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है ना। तो अभी उनका भी जो एक ट्रस्ट है कराची के लोगों का वो शैटर्ड हुआ है। शायद आपकी बात सही है कि नए लोग इस वक्त मैदान में उतरे तो शायद वो उनको आजमा ले, लेकिन फिर सवाल वही है कि इस वक्त कराची की आवाम को भी पता है कि इख्तियारात किसी के पास भी नहीं है, वो सिर्फ सूबाई हुकूमत के पास है जो इस शहर कराची के करता धरता बने हुए। बन जाए, करना है, फिर काम करके दिखाएं। आपको बनना है, आपको कराची रखना है अपने पास, अब तो काम तो कर ले। लिटरली अगर इस वक्त कर ले सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी कराची में डिलीवर कर ले,
आज भी कराची के लोग शायद अगले इलेक्शन में जाकर उनको वोट करके आ जाए। कराची के लोग ना अब सियासत मजीद चाहते नहीं, वो चाहते हैं काम हो जाए इस शहर के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। काम हो जाए, जो काम कर लेगा मैं खुद अगले इलेक्शन में वोट देके आ जाऊंगी उससे। जी बिल्कुल नंबर आपने बिल्कुल दुरुस्त किया फरमाया, और ये अंदरूनी मामला है एमक्यूएम का, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारी कोशिश ये थी कि ये मामला पहले अंदर ही हल हो। और मैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि 2017 में मैंने बड़ी आवाज़ उठाई थी, अंदर ही कमरे के अंदर ही, बाहर के लोगों को ये बात नहीं पता थी। और मैंने आमिर खान और इज़हारुल हसन और अमीन उल हक और कमल नबी, जितने ये लोग हैं, खालिद मकबूल भाई के सामने ये कहा था कि ये जो टेबल है, जिस टेबल पर हम बैठकर महाजिरों की या कराची की किस्मत का फैसला करने आते हैं रोजाना शाम में 7 से 10 बजे, हम इस टेबल पर सिवाय लिफाफों लेने के, ठेके देने के और प्रमोशनें कराने के कोई काम नहीं कर रहे। तो इस चीज को खत्म करें और एक काम करें, राब्ता कमेटी बैठे। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आमिर खान ने और कंवल नबी ने मिलकर एक राब्ता कमेटी जो इलेक्टेड है उसके ऊपर एक 30 रुकनी राब्ता कमेटी, एक फरमाइशी राब्ता कमेटी मुसल्लत की हुई है जो इन चीजों पर हावी है। और जब मैं जेल से आया हूँ 2017 में, जुलाई के महीने में मैंने ये सब देखा और मैंने ये बात की। अक्टूबर में मैंने करारदाद पेश की। ये तमाम सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं आपने क्या किया। और अक्टूबर में करारदाद पेश की, नवंबर में पीएसपी वाला इशू उठा और उस पर मैंने बहुत शोर मचाया कि जिन्होंने चाइना कटिंग की, जिन्होंने टारगेट किलिंग की, उनके साथ एमक्यूएम मर्ज नहीं होगी। और उसके बाद दिसंबर में मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत राब्ता कमेटी के तमाम लोगों से अंदर ही कमरे के अंदर, दरवाजे बंद थे, टेबल पर बैठकर इस बात पर खूब झगड़ा किया कि ये गलत हो रहा है, एमक्यूएम को सही करना है। 8:30 बजे 14 दिसंबर 2017 को मैंने ये बात की। 10:30 बजे मैं निकला घर जाने के लिए और मैं वहां से लापता हो गया। कैन यू इमेजिन क्या मैंने किया और उसका क्या हल मिला? मैं लापता हो गया, नामालूम अफराद मुझे ले गए, 1 महीने तक मुझे रखा और मुझ पर मुख्तलिफ इल्जामात की तहकीकात होती रही। तो ये लोग देखें इतने जालिम हैं, आप बंद कमरे में क्या बात करेंगी? ये तो राब्ता कमेटी बैठी है, ये कोई लॉलीपॉप थोड़ी खाती है, ये कोई नन्नू पापा मम्मा पानी को जो है वो मम्मम और रोटी को टोटी थोड़ी कहती है। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं भाई, कराची का सत्यानाश ये लोग कर रहे हैं। ये जंग हमने अंदरूनी अंदर लड़नी है, लेकिन ये जंग अब बाहर आ गई है ताकि कराची के अवाम को पहली बार पता चले कि ये अंदर क्या हो रहा था, अब बाहर क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको एक क्लिप दिखाया जो ख्वाजा इज़हारुल हसन के लिए ये बात कर रहे थे। ये इनके अपने वकील हैं, इनके अपने इलेक्शन सेल के अभी मौजूदा मेंबर हैं। अभी आप ये देखें इनके अपने एमपी क्या कहते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद से एमक्यूएम के साबिक रुकने सूबाई असम्बली अजीम फारूकी नजरअंदाज करने पर आग बगोला। अजीम फारूकी ने मुत्तहदा रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। लियाकताबाद के साबिक एमपीए अजीम फारूकी एमक्यूएम की क़यादत पर बरस पड़े। बोले हैदराबाद का भगोड़ा मेयर कंवर नवेद जमील लियाकताबाद से क्यों इलेक्शन लड़ रहा है। हैदराबाद का भगोड़ा नवेद ने काम ही नहीं किया, यहाँ आके झांका नहीं और तुम हैदराबाद से भाग गए, तुम्हारे खिलाफ लगे, तुम यहाँ क्यों आ गए भाई? तुम्हारा क्या काम हैदराबाद से? इधर जो तुम्हारी मनमानी है तुम वो करोगे। कराची वाले मर गए क्या? लियाकताबाद वाले मर गए क्या? हैदराबाद का भगोड़ा। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कराची के अवाम पानी से इसलिए महरूम हैं कि ख्वाजा इजहार और वसीम कुरैशी ने पानी की लाइनें बिल्डर्स को फरोख्त कर दी। पानी बेच रहे हैं बिल्डरों को, पानी जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनको पानी लाइन दे देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, अवाम को पानी नहीं दे रहे। फ्लैट बन रहा है, इधर कैसे पानी पहुंच रहा है? 5C4, 5C2 में, 5C3 में पहले इतना पानी था, अब कहाँ गया पानी? सब ये फ्लैटों में पानी पहुंचा दिया इन्होंने पैसे लेके। अजीम फारूकी मजीद बोले के वसीम कुरैशी को टिकट 32 करोड़ रुपए ठिकाने लगाने पर दिया गया। जो चोर डाकू थे जो वसीम कुरैशी, जिस
उनसे 32 करोड़ के काम लिए थे ख्वाजा इजहार के साथ मिलकर, और काम किए ही नहीं, खा गए दोनों मिलके। वसीम कुरैशी से मुनव्वर ठेकेदार ने लिया नहीं है, इकबाल इंजीनियर ने 32 करोड़ का काम दिया था, काम कहाँ किया इन दोनों। MQM के बानी रहनुमा का मजीद कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर चोर और डाकुओं का कब्जा है। इक़्तिदार अनवर, जाग, कराची। अब आप देखें, अजीम फारूकी भाई MQM के वो मेंबर हैं जिनके घर के अंदर MQM बनी है 1984 में, जिनके घर के अंदर MQM बनी है, और वो ये सारे इनकी बात बता रहे हैं। तो देखिए अंबर, बात ये कि आप चूंकि काफी यंग हैं, ऑलमोस्ट आपकी इतनी उम्र भी नहीं होगी जितना मेरा MQM में काम है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक MQM ठीक नहीं होगी, कराची के लोग इनको जूते नहीं मारेंगे 35 साल तुमने हमारे साथ क्या किया, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकती, PTI कुछ नहीं कर सकती, PSP तो खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस रही है, चाइना कटिंग में मुलव्वस रही है। कराची का मामला हमने खुद अपने हाथों में लेना होगा, आवाम को निकलना होगा, MQM को एक करेंगे इंशाअल्लाह, साफ करेंगे इंशाअल्लाह, नेक करेंगे इंशाअल्लाह। और वो जो आपने बात कही है कि लोग नाराज हैं, यकीनन लोगों की नाराजगी खत्म करेंगे। और बस मैं एक एनिमेशन है छोटी सी, वो मैं दिखाऊंगा आखिर में। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अंजुम भाई बैठे हैं, अंजुम वलीम भाई आपके क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें, तो फिर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम थोड़ा वक्त से ज्यादा तजावुज कर लिया। जी अंजुम भाई। जी शाहिद भाई, ये सारी बातें बिल्कुल हर तरफ से जो की गई हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन शाहिद भाई मैं यही कहूँगा कि अब वक्त की ज़रूरत है कि हमें ये सोचना होगा कि अब हम क्या करें ऐसा कि सारे महाजिर कौम जो है वो फिर इकट्ठे हो जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि लोग जो है, अवाम जो है, वोटर्स हैं, वो बहुत नाराज़ हैं। और मेरी बहन ने ये कहा कि ये सारी बातें बंद कमरे में होनी चाहिए। अब बंद कमरे की बात ख़त्म हो चुकी, अब इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, ये गलियों में आ गई हैं, घरों में आ गई हैं, मोहल्लों में आ गई हैं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में ये बातें गश्त कर रही हैं कि हमारी जो खामियां हैं वो बेपनाह है। हमें किसी ने, पीपल्स पार्टी से हम क्यों उम्मीदें करें, मुस्लिम लीग से हम क्यों उम्मीदें करें? हमें तो सबसे पहले अपनी पार्टी से, जिसको हमने परवान चढ़ाया, जिसको हमने खून दिया, जिसको हमने पैसे दिए, जिसको हमने अपनी जानें दी, हम उनसे सवाल कर रहे हैं ना। वो मैं अपनी क़यादत से बात करूंगा कि हमारी क़यादत ने हम महाजिर कौम को सवाए रुसवाई के कुछ नहीं दिया। और इसमें आप ये देखिए कि 92 से महाजिरों के लिए साजिशें होती चली गई और किसी गैर ने नहीं किया, हमारे अपने ही लोगों ने किया। और फिर जब एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ महाजिर कौम को, उसके बाद फारूक सत्तार भाई तशरीफ लाए, उन्होंने क़यादत का संभाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरपूर तरीके से पार्टी चल रही थी, लोगों में जोश व खरोश था। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग जिन्होंने पहले भी साजिशें की थी, वो ये बातें उनको अच्छी नहीं लगी और उनका मकसद ही था कि महाजिरों को बिल्कुल बिखेर दो, और इसमें वो कामयाब एक हद तक हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला शाहिद भाई, ये कौम बहुत जिंदा कौम है, बहुत बाशऊर कौम है, और हमारी बहन ने सही कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम सब फिर इकट्ठे हो रहे हैं। और फारूक भाई की दानिश को, फारूक भाई की ज़हानत को लोग समझते हैं, और इंशाअल्लाह ताला फिर सब इकट्ठे होंगे और अल्लाह ने चाहा तो महाजिर कौम की खिदमत होगी। लेकिन उन तमाम लोगों को जो जिनका चुनाव हुआ है, जो ऐवानों में गए हैं, उनको लोगों से, महाजिर कौम से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि महाजिर कौम को सवाए रुसवाई के हम पीपल्स पार्टी को तो बहुत दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारी है ही नहीं। लेकिन हमारे अपने लोगों ने शाहिद भाई बहुत ज़्यादा महाजिरों को नुकसान पहुंचाया है। आप ये देखें कि बड़े बड़े जलसे 30-30 लाख, 20-20 लाख के खाने वहाँ होते हैं। ऐसा है 15-15 लाख के, 20-20 लाख के, 25-25 लाख के पार्टी के अंदर खाने चल रहे हैं। लेकिन शहीदों की बेवाओं को, शहीदों के बच्चियों के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। आप जाएं और सारे शहीदों के घर से राब्ते करें। मैं अपनी बहन से कहता हूँ, वो बहुत नाराज हैं, ना उनकी कोई दाद रसी होती है, बल्कि अगर वो जाते हैं अपने लोगों के पास तो उनसे ना कोई सीधे मुंह बात करता है, ना कोई उनके सख्त को भरता है। तो हम ये क्या बातें कर रहे हैं? हम बिल्कुल महाजिर हैं, हम कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत मुहिब वतन भी हैं,
और महाजिरों के हम बहुत ज़्यादा मैं हुकूक में बात करता हूँ। मैं महाजिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं महाजिर हूँ, लेकिन मैं उन पैदागिरों को कहता हूँ कि जिन्होंने महाजिरों से वोट भी लिए और उन्होंने सिर्फ पैदागिरी की और पैदागिरी नज़र आ रही है, तो उनको महाजिर कौम से मैं बिल्कुल कहूँगा, बच्चे से कहूँगा कि उनसे हिसाब लिया जाए। जब वो आप हमारे इलाके में आए या हमारी गलियों में आए तो लोग उनसे पूछें कि आपने क्या किया है। जाहिद भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल अंजुम भाई, बहुत आपने देखिए 18वीं, शाहिद भाई एक मिनट सिर्फ एक मिनट रुकना कि देखिए ये 18वीं तरमीम और 12वीं तरमीम ये बहुत बाद में है। असल हमारा गुस्सा ये है, हमारा जो गुस्सा ये है कि हमारे अपनों ने सबसे ज्यादा हमें इतना जख्म दिया है कि हम चूर चूर हैं, हम शर्मिंदा हैं अपनी कौम से। एक पूरी हमारी एक नस्ल तबाह बर्बाद हो गई। हमने अपने बच्चों को क्या दिया? जब ये असेंबली में आप ये बताइए कि हमारे लोग बैठकर सब ये कह रहे हैं कि सब हम अंदर से एक हैं, हम अंदर से एक हैं, वो कहते नहीं हम बाहर से भी एक हैं। फिर ये ख्वाजा इज़हार भाई ये कहते हैं कि हम सब एक हैं। तो अब मसला ये है कि आप सब एक हैं तो आपने फिर हमारे ऊपर जो है वो हमारे जख्म को फिर ताज़ा कर दिया ये कहकर। आप हमारे साथ एक नहीं हुए, आप अंदर अपने मफादात के लिए अंदर बात करते हैं कि हम सब एक हैं। ये नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि एहतसाब का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से कहता हूँ महाजिर कौम से कि इनसे आंखों में आंखें डालकर हिसाब लिया जाए कि तुमने हमारे साथ क्या किया। हमारे ना गटर सही हुए, ना पानी का मसला हुआ, बिल्कुल हर सतह पे जो है वो पैदागिरी की गई है। शाहिद भाई अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि APIB में या हैदराबाद में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये काबिज ग्रुप जो है जो अपनी ताकत से अपनी साजिशों से वो चाहते ही नहीं कि महाजिर एक हो, इसलिए नहीं हो क्योंकि उनके अपने अपने मफादात हैं। तो अब बड़े माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि बिल्कुल हम सबको एक होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक हो जाएं, लेकिन उन लोगों से हमें बिल्कुल निजात हासिल करनी पड़ेगी जिन्होंने महाजिरों को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंजुम भाई और अंबर, आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट वर्ड्स कुछ कहना चाहें आप तो फिर हम क्लोज करें अपने प्रोग्राम को। देखें, बस मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हमारी जो भी कौमियत है, सही है ना, सिंधी के जो सिंध में अंदरूनी सिंध के लोग अपने आप को सिंधी बोल रहे होते हैं, पंजाब के रहने वाले पंजाबी बोल रहे होते हैं। हम क्योंकि माइग्रेट करके आए हैं तो हमें महाजिर लफ्ज दिया गया है, हमने तो खैर नहीं चुना था, तो चले हम महाजिर हो गए। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस मुल्क के मफाद के लिए क्या बेहतर है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और फिर अगर उसको थोड़ा सा मैं और स्पेसिफाई कर दूं तो क्योंकि मेरा ताल्लुक इस शहर कराची से है तो मैं कराची के हक के लिए बात करूंगी, या चले मैं सिंध के जो मजीद शहर हैं क्योंकि उनके साथ भी, उन शहरों के साथ भी बुरा हो रहा है, जो दही और शहरी कोटा हो गया या दूसरे मसलाए लोग हैं, गिनती गलत हो गई, तो जिनका हक मारा जा रहा है इस शहर में रहते हुए, वहां के लोगों के हक के लिए भी मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले चाहे वो हमारे सिंधी भाई हों, जब भी कोई सूबे पे बात आ जाती है तो हम उसको कह देते हैं कि सिंध हमारी धरती माँ है। मेरे हिसाब से हमारी धरती माँ पाकिस्तान है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और जहां हमें लगे कि कोई चेंजेस इस मुल्क में, कहीं भी कोई इंतजामी चेंज हम ला सकते हैं जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तो उसको लाने में कोई मुजायका नहीं होना चाहिए और उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई सियासी जमात हो या कोई भी कौमियत और लोगों, और किसी भी इस तरह की डिवीजन को जब इस पे बात हो तो उसको लिसानी फसादात या कोई भी, चाहे वो सिंधी कार्ड खेल ले हो चाहे महाजिर कार्ड खेल ले हो, वो हमें नहीं खेलना चाहिए। हमें इस मुल्क के मफाद के लिए बात करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई भी डिवीजन या कोई भी यूनिट बना के हम कराची की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं, नई यूथ को लाके कर सकते हैं, तो वो करना अब बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अब तकलीफ से कराची की आवाम की चीखें निकल गई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका अंबर, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम पाकिस्तान हिजरत करके हमारे बुजुर्ग और आबा और अजदाद आए तो वो सिर्फ उनके दिल में एक ही उमंग थी कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। वो यहाँ पे जो मकामी अकाइयाँ थी, मकामी लसानी अकाइयाँ थी, मकामी सूबाई अकाइयाँ थी, वो उनमें जम होने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, जो भी लोग पाकिस्तान आए हिजरत करके वो सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे आए थे, पाकिस्तानी बनने आए थे। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी सिंध में आके आबाद हुई तो ठीक है,
हम पाकिस्तान का हिस्सा, हम पाकिस्तानी हैं। देखिए एक चीज मैं, शायद भाई अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जीएम सैयद का बहुत नाम लिया जाता है। उन्होंने 1943 में खुद लोगों से ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो सूबा सिंध में आके रिहाइश पजीर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर 70% आबादी हिंदुओं की थी, और अगर जो फॉर्मूला लग रहा था जब उस वक्त इल्हाक हो रहा था, अगर वो हो जाता तो सिंध सूबा उनके हाथ से चला जाता, सिंधियों के, ठीक है ना, वो शायद इंडिया के साथ मिल जाता। बहरहाल जो 27% उनकी मेजोरिटी जा रही थी, तो इस वजह से हम महाजिर जो कहलाए जाते हैं, हम जो उर्दू स्पीकिंग है, हमसे गुजारिश की गई थी कि हम यहाँ आएं और इस जगह को आबाद करें, सूबे को, ताकि ये सूबा पाकिस्तान का हिस्सा ही रहे। तो उसके बदले में जो वादा किया गया था, जमीन का जो अमलाक और आप अपनी अजदाद वहां छोड़ के आ रहे थे, वो आपको यहाँ आके मिलनी थी। जो 75 लाख हिंदू वहां माइग्रेट करके इंडिया गए हैं, और उसके बाद 79 लाख जो लोग, जो महाजिर यहाँ पे आए हैं, उनको वो 70% जमीन भी मिलनी थी, वो भी नहीं मिली। सही है ना? तो ये हम कोई भूखे नंगे हम यहाँ उठ के नहीं आ गए थे, ये आप लोगों ने हमसे वादे किए थे और हमें रिक्वेस्ट करके बुलाया था। तो आज जो बोलते हैं ना कि हमने बड़ा एहसान कर दिया तुम लोगों को रख के, तो ये सरासर गलती है। जरा तारीख उठा के देख ली जाए कि किसने किसको बुलाया था और किसके कहने पे हम लोग यहाँ आके हमने इस जगह को इज्जत बख्शी थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा रही। ठीक है ना? चले ये सब भी भूल जाते हैं, आज सिर्फ कराची के हुकूक के लिए बात कर लेते हैं। वो शहर जो इस मुल्क को कमा के दे रहा है, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसको बनाने दें, उसको बनने दें, क्योंकि इसमें पूरे मुल्क से आए हुए लोग रह रहे हैं, यहाँ सिर्फ महाजिर नहीं रह रहे। बेशक, शाबाश अंबर, आपने बहुत अच्छी बात कही, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सिंध में जो महाजिरीन वहां से हिजरत करके आए थे, वो अपनी जमीन ना सिर्फ अपने साथ लेकर आए थे, बल्कि वो अपनी जो खजाने थे वहां से वो यहाँ लाके उन्होंने खाली किया था। और पाकिस्तान में जो पहली एयरलाइन थी वो महाजिर लेकर आए थे। पाकिस्तान में जो पहली तनख्वाह बटी थी वो निजाम जो दक्कन थे हैदराबाद के, उन्होंने लाकर खजाने अपने पाकिस्तान के खजाने में डाले थे, तो तनख्वाह बटी थी। भूखे नंगे हम नहीं आए थे, यहाँ जो लोग थे वो भूखे नंगे मर जाते अगर हम नहीं आते। और शायद ये तारीखी अल्फाज आपको जवाहिरलाल नेहरू के शायद याद हो, कि मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ कि जो महाजिर यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान जा रहे हैं, सिर्फ उनको रोक लो, पाकिस्तान 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल एहसानमंद हम फिर भी मानते, आप हमें मत इतना उकसाएं कि हम फिर सच्चाई बयान करें, सियासत को अलग कर दें। महाजिर और सिंधी आपस में मिलजुल के रहेंगे, कराची को बचाएंगे, फिर पूरे सिंध में हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। सिंधियों के साथ है, हमारे एमक्यूएम में बहुत बड़ी तादाद में सिंधी भाई शामिल है, पख्तून भाई शामिल है। कराची में तो बहुत बड़े हमारे यूनिट्स हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही अंबर, थैंक यू वेरी मच कि आप आनी, और आपने बहुत सी चीजें हमारी अभी तशना रह गई, और इसको कभी अगले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे, किसी और टॉपिक और गुफ्तगू करेंगे, कराची के बारे में करेंगे, कराची की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान में कितने सूबे बनने चाहिए, किस तरह सूबे बनेंगे, ये सारी डिटेल है हमारे पास, हम उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और एक एनिमेशन मैंने निकाल के रखी है, एंड में वो एनिमेशन मैं चलाऊंगा जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर कराची की गाड़ी को, महाजिरों की गाड़ी को सही तरीके से चलाना है तो ना सिर्फ सबने हाथ बटाना है, बल्कि उसमें से गंदे अंडों को भी हमने निकाल कर बाहर फेंकना है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अंजुम भाई आपका बहुत शुक्रिया, रहमा जिलानी आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा अंबर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी सच्ची बातें की है। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग देखने वालों अपना ख्याल रखेंगे, और उनका आप बहुत ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम रकाए खुदा, इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ अगले ट्यूसडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सैयद शाहिद पाशा इस शेर के साथ कि ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। जिए मुत्तहिदा पाकिस्तान जिंदाबाद।
Please like and subscribe SSV News 90.